स्टूडेंट, हमने PYQ सेशन स्टार्ट किया और इसके पहले हम MCQ सॉल्व कर चुके हैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के। और आज ये थर्ड लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2022 से लेके 24 तक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड। ये मोड फाइंड करना आप सबको ही आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार आप रिवाइज कर लो, जिनको नहीं आता है वो समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है। क्लास और ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और इसका आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए अच्छा मोड हमने पढ़ा हुआ है कि मोड क्या होता है, वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, हम मोड बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि अगर ये अनग्रुप डेटा होता तो मोड फाइंड करना बहुत ही इजी था। अनग्रुप डेटा में हमने कैसा सीखा है मोड फाइंड करना। अगर अनग्रुप डेटा है, फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास एक टेबल है और यहाँ पर x एंड f। अनग्रुप डेटा मतलब 5 हो गया 7 टाइम, 6 हो गया 2 टाइम, 8 हो गया 3 टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि इस टाइप से आपके पास अनग्रुप डेटा है और इसमें आपको मोड फाइंड करना है। तो देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 5 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट इज 7 टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, मोड इज 5। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में कैसा होगा, आपको ग्रुप डेटा दे देंगे। अगर ग्रुप डेटा है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखकर हम एक्यूरेट मोड फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए ये पूरा आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इन सबको हम एक बार याद कर लेते हैं कि क्या है। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो पहले तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारा मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास क्या होगा, उसके लिए आप वही जैसा हमने मोड फाइंड करने का देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वही मोड है। अब यहाँ पे देखो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 17 ये ज्यादा है, तो मॉडल क्लास होगा 40 to 50। ठीक है, अभी 40 to 50 में L क्या होने वाला है, लोअर लिमिट ऑफ दिस दैट इज 40। F1 क्या होगा, ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यही F1 है, F1 इज 17। F0 क्या होगा, F1 से पहले वाला नंबर होगा F0, तो F0 हो गया आपका 12 एंड F1 के जस्ट बाद वाला नंबर है आपका F2। तो क्लियर है आपको, F1 जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है मॉडल क्लास की, F0 प्रीसीडिंग ऑफ दिस एंड F2 सक्सीडिंग ऑफ दिस। ये क्लियर है। H क्या है, तो H होगा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 40 to 50, डिफरेंस इज 10। 50 में से 40 आप माइनस करोगे, H इज 10। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। L क्या था 40 प्लस F1 इज 17 माइनस F0 इज 12 by 2 into F1। 2 into F1 17 2 जा 34 माइनस F0 12 माइनस F2 is 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता है 17 माइनस 12 इज 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का, और फिर 34 में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, देन मल्टीप्लाई कर दो 10। नेक्स्ट 40 प्लस 17 माइनस 12 इज 5, और यहाँ क्या कहा था अभी मैंने कि दोनों में माइनस माइनस साइन है, तो पहले दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, माइनस 16 34 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट 34 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ गया 40 प्लस 5 बाय 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा 18। 34 माइनस 16 इज whatever the number, write it and solve this। अब आपने इसको देखा, यहाँ पे 18 इंटू 10 कैंसिलेशन, 2 9 जा 18, 5 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 40 बाय 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सबको आता है ये सॉल्व करना। 40 प्लस 25 बाय
9 नेक्स्ट क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 40 9 4 जा 36 360 प्लस 25 बाय 9 इन दोनों को करो ऐड और डिवाइड करो 9 से तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 42.77 ये है इसका मोड। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें से आपको मोड दे दे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, एवरीथिंग इज गिवन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द मोड दैट वी हैव डन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन मोड इज गिवन, समझ लो यही क्वेश्चन है जिसमें मोड दे दिया है मुझे 42.77 और यहाँ पे कोई एक फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग हो, फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग x और मुझे वही फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ पर x है और आपको ये x फाइंड करने के लिए दे दिया और मोड दे दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यू, मोड इज इक्वल टू l। l क्या था, लोअर लिमिट 40 l प्लस f1, दिस इज f1 17 माइनस f0 बाय 2f1 34 माइनस x and minus 4 multiply by h and that was 10, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस x को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, 42.77 इज इक्वल टू 40 प्लस यहाँ पे क्या होगा 17 माइनस x, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो 10 से, एंड डिवाइडेड बाय 34 माइनस 4 इज 30 माइनस x। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो 42.77 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1200 माइनस 40x, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 17 इंटू 10 इज 170 और माइनस आ गया 10x एंड डिवाइडेड बाय 30 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये 30 माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर x वाले नंबर एक तरफ और विदाउट x नंबर एक तरफ, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमें 12.1 समथिंग कुछ नंबर आएगा और हम आंसर कंसीडर करेंगे 12। क्लियर है आपको कैसे फाइंड करना है, सॉल्व करके देखो, फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, two concentric circles are of radii 4 centimeter and 3 centimeter। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं जब हमने एमसीक्यूज वाला सेक्शन देखा था। ये कुछ वैसा ही है, बस ये था कि उसमें आपको रेडियस फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और यहाँ पर आपको कॉर्ड फाइंड करना है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको याद आएगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपको रेडियस गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे जो गिवन है उसके बेस पे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक आप सबको याद है जिसका सेंटर सेम होगा, रेडियाई इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये यहां तक वैल्यू हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जिसपे हमको ज्यादा ध्यान देना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल यानी इसको टच करता हुआ मुझे एक कॉर्ड ड्रॉ करना है और इसी कॉर्ड का मुझे लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो अब इस कॉर्ड का लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था कि ये आपको गिवन है, इट इज द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस आपको गिवन है, दिस इज द रेडियस फॉर द बिगर वन, और ये जो यहां से यहां तक है वो किसका रेडियस हो सकता है, स्मॉलर वन का। तो ये आपका 3 हो गया और ये 4 गिवन है। तो यहां से हम अब क्या करेंगे, इसको आप ए बी ले लो क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, और यहां पर आप इसको ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज पी। अब आप क्या करोगे, ओपी इज गिवन 3 क्योंकि वो क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, एंड ओबी इज ऑल्सो गिवन दैट इज 4 रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और मुझे ये पीबी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है
सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे आती है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, ये टेंजेंट भी है इस स्मॉलर सर्कल के लिए। तो दोनों तरीके से ये 90 होने वाला है। आप यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल OPB जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वही हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये भी आप सबको पता है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB इज 4, तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे 16, 3 3 9 प्लस PB स्क्वायर करना है। नाउ 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 आप फाइंड करेंगे और फिर वहां से आपको मिल जाएगा PB का स्क्वायर। सबने कर लिया। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, रूट ऑफ 7 इज PB। अभी PB तो ये इतना, ये हो गया आपका वैल्यू रूट 7, और ये PA ये भी कितना होगा, रूट 7। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होता है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ AB। तो अभी वैल्यू ऑफ AB क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 7, इट इज 2 टाइम, तो ये आ गया आपका 2 रूट 7। तो जितना इजी ये दिख रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब आपको ये आंसर रूट में आया, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये रूट 7 है तो ये भी रूट 7 होगा और दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 2 रूट 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, इन एन AP इफ SN इज दिस फाइंड AP। तो ये भी क्वेश्चन आपको आता ही होगा, काफी टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। SN आपको गिवन है और वो भी प्रॉपर नंबर नहीं है, N के फॉर्म में गिवन है। तो अगर हमें क्वेश्चन कभी भी और AP फाइंड करना है, तो AP फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों चीजें होंगी तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 2 टर्म है, एक बार हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में AP फाइंड हो सकता है। अगर आपको A दे दिया और D दे दिया, ये दोनों वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं AP फाइंड कर सकती हूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको टर्म दे दिया, A3 दे दिया, A7 दे दिया और फिर आपको बोला AP फाइंड करने के लिए, तो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, यहाँ पर A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D, और उसको आप सॉल्व करके A और D लाएंगे और फिर A और D मिल गया तो फिर आप AP फाइंड कर लेंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अगर आपको AN दे दे, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस N के फॉर्म में, और बोल दे AP फाइंड करो, तो बहुत इजी है। हम N के प्लेस पे 1 रखेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा, दैट इज 3। N के प्लेस पे 2 रख देंगे तो हमें A2 मिल जाएगा, दैट इज ये 2 प्लस 2 इज 4 एंड सो ऑन। क्लियर है आपको कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया है SN और फिर बोला है कि फाइंड द AP, तो अब आप क्या करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि अगर AN पता है तो N के प्लेस पे वैल्यू रख के हमें A1, A2, A3 मिल रहा था। अब यहाँ आपको SN पता है, जब SN पता है तो आप क्या करोगे, वापस N के प्लेस पे वैल्यू रखोगे। जैसे कि S1 इज, यहाँ आप 1 रखो, यहाँ 1 रखो तो 4 1 4 प्लस 1, 5 इंटू 1 इज 5। S1 इज 5, ठीक है। और ऐसे ही आप फाइंड कर लोगे S2, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 9 2 जा 18। क्या है ये, 4 2 जा 8 प्लस 1 हो गया 9 और 9 2 जा 18 आ गया आपका S2। और अब मुझे फाइंड करना है AP। तो अल्टीमेटली AP फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, AP फाइंड करने के लिए मेरे पास A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो अब आप देखो, अगर मान लो नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही नंबर है 1 और इसका मुझे अगर टोटल फाइंड करना है 1 का टोटल, तो 1 का टोटल मतलब S1 क्योंकि एक ही टर्म है और उसका टोटल भी कितना आ जाएगा 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा S1 है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। अब इसके साथ अगर एक और नंबर है 2 और मुझे इन दोनों टर्म का टोटल फाइंड करना है, यानी मुझे फाइंड करना है S2 मतलब 2 टर्म है इसलिए S2।
तो 2 + 1 is 3। इन दोनों को प्लस करके आपको ये आएगा, क्योंकि हम टोटली फाइंड कर रहे हैं। ये आपका A1 था। अब A2 कैसे आए? तो A2 अगर मुझे, जैसे ये मेरा A2 है लेकिन S2 तो 3 आ गया, तो 3 में से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो मुझे ये 2 मिल जाएगा। मैं आपको बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि यहां मैंने S1 फाइंड किया 5 और S2 फाइंड किया 18, तो मुझे A क्या मिलेगा? A is 5, A1 is 5 और A2 जो मिलेगा वो मिलेगा 18 माइनस 5। S2 में से S1 माइनस करेंगे तो A2 मिलेगा, दैट इज द सेकेंड टर्म। अभी आपको बताया, तो 18 माइनस 5 कर दो आप, 8 माइनस 5 इज 3 और ये आ गया 1, 13। जैसे ही दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको मिल गए तो डी फाइंड करना इजी है। डी इज A2 माइनस A1, तो आप 13 में से 5 माइनस कर दो, आंसर इज 8, तो डी आ गया आपका 8। अब क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म है और डी है तो एपी हम लिख सकते हैं, तो एपी क्या होगा? एपी इज 5, सेकेंड टर्म 13 आया ही था पहले से, थर्ड टर्म 8, 9, 10, 11, 21 एंड उसके बाद 29 और उसके बाद ये 3 डॉट, और इस तरह से हमें मिल जाएगा एपी। नेक्स्ट, find the value of m for which the quadratic equation this has two real and equal roots। तो quadratic equation अगर मुझे given है, उसकी real और equal root कंडीशन गिवन है और मुझे m फाइंड करना है। तो इस टाइप का हमने MCQs में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां हमें k फाइंड करना था। अब वो 1 मार्क्स के लिए आया और ये 2 मार्क्स के लिए आया। डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा इजी था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा अलग टाइप का है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कुछ भी डिफिकल्ट होता ही नहीं। ये ऐसा है, आपको कंडीशन है कि रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी रियल एंड इक्वल रूट्स यानी नेचर ऑफ रूट मुझे दिया है, तो नेचर ऑफ रूट दिया है यानी क्या फॉर्मूला लगेगा? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। उसका हम कंडीशन चेक करेंगे। इट इज गिवन, इट इज रियल एंड इक्वल रूट, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, रियल और इक्वल रूट कब होता है? b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल। अगर d आपका 0 आ रहा है मतलब रियल एंड इक्वल रूट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। इट इज गिवन दैट b² माइनस 4ac इज 0। b क्या है यहाँ पर? अच्छा, इसको सॉल्व करके एक्सपांड करने की गलती नहीं करेंगे हम। b क्या है यहाँ पे? एक बात और याद रखो, वो भी मिस्टेक करते हो आप लोग, x के अलावा जो भी है वो सब ये abc है। जैसे यहाँ पर a क्या है? ये पूरा m-1। यहाँ b क्या है? ये पूरा b है। और c तो बेचारा एक ही लिखा है, 1 वही होगा। b² यहाँ लिख दो 2m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4a। a इज m-1 एंड c इज 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके मुझे लाना है m की वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, ये 2m-1 का होल स्क्वायर है, 2 को कर दो बाहर, लेकिन जब 2 बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2 2 4 क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था, और ये m-1 का रहने दो स्क्वायर माइनस 4, और ये 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वही आएगा। तो इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको m-1 a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड कर दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि m-1 यहां से ले लो कॉमन, 4m-1। 4m-1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? m-1, और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ -1 इज इक्वल टू 0। समझा आपको? क्या किया? 4m-1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे m-1 एक आपके पास है, माइनस क्योंकि ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया 1। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इस पूरे को जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो आंसर 1 ही आने वाला है, इज इक्वल टू 0। तो m-1 और ये क्या होने वाला है? m-2 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ ही गए होंगे कि m की वैल्यू कैसे आएगी। एक बार आप क्या कर दो, m-1 इज इक्वल टू 0, सो m इज 1, और दूसरी बार m-2 इज इक्वल टू 0, सो m इज 2। अगर आप इसको एक्सपांड करके भी सॉल्व करेंगे तो यही होना है, बट इट इज द इजियर। समझ आई गया होगा आपको? ओके।
नाउ द नेक्स्ट सॉल्व √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको अच्छे से आता होगा, लेकिन क्योंकि रूट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम टेंशन में आ जाते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। पहला तो आपको जो रूल पता है 7√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 7√3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होगा 7√3 मल्टीप्लाई बाय √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 7 21, मतलब मुझे 21 को फैक्टराइज करना है। जब आप 21 को फैक्टराइज करते हैं तो ये भी हमने सीखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो 7 और 3 प्राइम नंबर है वही आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही आसान कि ये 10x को आप जो ब्रेक करेंगे तो 3 और 7 के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि दो ही नंबर है तो वही लिखना है। अब आप इसको कर दो ब्रेक, तो √3x² प्लस 3x प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, इतना आपको समझ आ गया। ये 10x और 3x का आप कोई भी सीक्वेंस लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। आप यहाँ 10 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, या जैसा भी। यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ओके, क्योंकि 7 प्लस 3 इज 10, हम इस 10 को ब्रेक कर रहे हैं ना। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं √3 है और x है, तो यहां से आप कॉमन ले लो √3। अब ये कैसे समझ में आएगा कि मुझे यहां से √3 कॉमन लेना है, ये क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि मैंने यहां लिखा है 7। अगर मान लो मैं यहां से √3 कॉमन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अगर x कॉमन लेती हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3 और यहां पर आ जाएगा 3। यहां से अगर मैं 7 कॉमन ले लूंगी तो यहां आ जाएगा, यहाँ पे x लिखा है तो x आ जाएगा और √3 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट ही अलग हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन लूं तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या चाहूंगी कि यहाँ पर भी 1 आए, और यहाँ पर 1 लाने के लिए मुझे यहाँ से √3 को कॉमन लेना है। तो √3 जैसे ही कॉमन लिया x के साथ, √3x ले लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर x प्लस, अब 3 में से मैंने √3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 3 को आप किससे डिवाइड करने वाले हो, √3 से, ठीक है। अब 3 को जब आप √3 से डिवाइड करते हो तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो आप √3 इंटू √3 बाय √3, ये कैंसिल, इट इज √3। 3 में से √3 बाहर चला गया तो आंसर आ जाएगा √3, ये आ गया। अब यहां से आप कॉमन ले लो, क्या, या तो साफ दिख रहा है कि 7 कॉमन आएगा, और बहुत ही आराम से x प्लस √3 आ भी गया, तो ब्रैकेट इज सेम, इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब आगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x प्लस √3 और यहाँ √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप ये रूट और ये x लिखते हैं तो दोनों थोड़ा दूर दूर लिखना, इस x को रूट के अंदर मत डाल देना, क्योंकि फिर उसकी पूरा उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस √3 इज 0, सो x इज माइनस √3, और जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा -7 बाय √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन 5 years ago एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ इज, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के फ्रेम करते जाओ पेंसिल से, जो आपने रफ साइड ड्रॉ किया है राइट साइड में, वहां पेंसिल से फ्रेम करते जाओ कि ये क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्योंकि जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लिक हो ही जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करो फ्रेम करना। प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन 5 years ago, तो कभी भी आपको पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द प्रेजेंट एज, जो पूछा है उसको पहले x ले लो। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, लेट प्रेजेंट एज इज रेहान्स प्रेजेंट एज, रेहान्स प्रेजेंट एज इज x, और उसके साथ क्या लिखना जरूरी है, ईयर्स, x ईयर हो गया प्रेजेंट एज। और हम ये, या तो मैं आपको फेयर में लिख के दे रही हूँ, आप जब रफ में लिखेंगे तो पूरी दुनिया की कहानी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ x लिख देना है। 5 years ago, अभी 5 year ago क्या होगा रेहान का एज, 5 years ago रेहान का एज होने वाला है x -5 years, ठीक है।
क्योंकि 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, और 5 साल पहले किसी की भी एज उसकी आज की एज से 5 माइनस होगा, 5 साल वो कम ही होने वाला है। तो x माइनस 5 ईयर्स, ये हो गई उसकी 5 साल पहले की कहानी। और आज की कहानी क्या है? हिज एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ मतलब जो उसका प्रेजेंट एज आपने एज्यूम किया है वहां से लेके 7 ईयर आफ्टर। तो आज से अगर मैं 7 ईयर बोलूंगी तो मेरी अगर आज x ईयर एज है तो आफ्टर 7 ईयर क्या होगी? x प्लस 7। तो आप लिखेंगे 7 ईयर्स आफ्टर। आफ्टर 7 ईयर एज कितना होने वाला है? x प्लस 7 ईयर्स। एंड कंडीशन, अब देखो कि कंडीशन क्या बोल रहा है। इज 1 more than twice his present age, मतलब x माइनस 5 और x प्लस 7 का जब मैं प्रोडक्ट कर रही हूं तो आज की एज को 2x कर दूं, twice his present age, 1 more than twice his present age। प्रेजेंट एज को ट्वाइस कर दो, 1 more कर दो, तो इनका प्रोडक्ट, ये सब क्या होने वाले? इक्वल। तो ये आपको समझा कि कैसे हमें सेट करना है। मैंने ये सब लिख के दिया, आप लेकिन रफ में इतना पहले फ्रेम कर लेंगे, और अगर आपको लगे कि हाँ हम सही कर रहे हैं तो फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको फ्रेम करते जाना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आने वाला है? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 7 5 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये सबको याद है ना? क्या करते हैं यहाँ पर? x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 7 7x, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 5x। इक्वेशन होगा ये कुछ ऐसा होगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x और प्लस माइनस माइनस 7 5 35, और ये जो है इसको भी इधर ले आओ तो माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ x स्क्वायर 7x माइनस 5x दैट इज प्लस 2x, और यहाँ माइनस 35 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? पहले ये माइनस 2x लिख दो, 36 लिखो, इसको 0 कर दो, ये हो गया कैंसिल। प्लस और माइनस, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 6 इज द आंसर, क्योंकि उसका एज है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है, तो डायग्राम में ही आप समझ लो। एक आपके पास सर्कल है एंड AOB इज द डायमीटर, ये सारे वर्ड क्वेश्चन में है। AOB इज द डायमीटर और AD जो है, ये AD जैसा कि आपको दिख रहा है कि सर्कल पे है तो ये कॉर्ड होगा, और ये B और इसको आप समझ लो C, BC इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसमें आपको ये वैल्यू 60 डिग्री है गिवन है, और यहां पर ये A ये वाला और ये दोनों क्या है? इक्वल है, और इसका वैल्यू है ये इसका नाम हो गया P, मतलब AP इज इक्वल टू PD, ये आपको गिवन है। आगे आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फाइंड एंगल C, ये एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। ये 60 डिग्री गिवन है, अब ये 60 डिग्री है, इसके बाद इनडायरेक्टली आपको ये भी गिवन है कि ये होगा 90 डिग्री। क्लियर है ये? क्योंकि ये रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो वो 90 डिग्री बनाने वाला है, और मुझे ये एंगल C फाइंड करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABC, तो यहां अगर मुझे ये A पता होता, B ऑलरेडी 90 डिग्री मुझे मालूम है, तो हम C फाइंड कर सकते थे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिलहाल हम अभी जो कोशिश करेंगे वो इस A को फाइंड करने का करेंगे। अब वो A कैसे फाइंड होगा? देखो, आपको ये दोनों साइड दे दिया है इक्वल, और ये है रेडियस, तो इसकी जैसा ही एक रेडियस आप और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। इससे ये होगा, इसका करना कुछ नहीं है, बस आपको ड्रॉ करके मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये जो OP है, ये आपको पता ही है कि OP परपेंडिकुलर है इस AD पे,
और ये दोनों जो ट्राइंगल होते हैं वो हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसको अभी हम सॉल्व करते करते समझेंगे कि क्या कहानी है। हम लिखेंगे ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPD। AOP इज कॉन्ग्रुएंट DOP लिखना पड़ेगा। AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOP और बाय डायरेक्ट लिख दो आप, क्योंकि सिर्फ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? AP इज इक्वल टू PD गिवन AO इज इक्वल टू OD रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय SSS एग्जिट्स। ठीक है, अब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOP दैट इज 60 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल AODS 120 डिग्री। ये AOD आपको कितना मिल गया? 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो ये और ये कितने होंगे? दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इनका ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? AOD इज नाउ इन ट्रायंगल AOD। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे? 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया? इसको x और इसको x ले लिया। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये कितना आ गया? 120। 80 माइनस 120 इज 60 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया A। अब जब एंगल A आपको 30 मिल गया, 9 ये एंगल B इज 90 ऑलरेडी, तो 9 10 11 12 वो हो गया, तो ये CB कितना होने वाला है? CB 30 ही होने वाला है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABC, डायरेक्ट लिख दो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एंगल C मिल जाएगा। ये हमने शॉर्ट में किया है क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। जितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगेन मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं किया है, डायग्राम है, मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो आपको दिख रहा है XY इज टेंजेंट एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट इज A, और ये आपको एंगल गिवन है ABO, या आप इसको OBA बोलो, 40 डिग्री इज गिवन। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एंगल BAY, मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। और दूसरी चीज फाइंड करना है AOB, यानी ये वाला एंगल भी मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन है उस पर ध्यान दो। ये और ये इक्वल होगा, रीजन? यस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OB एंड OA इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर रही हूं मैं। क्या लिखेंगे? पहले हम इन ट्रायंगल AOB OA इज इक्वल टू OB एंड रीजन इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, देयरफॉर एंगल OBA is equal to angle OAB, that is 40 डिग्री, and reason is isosceles triangle theorem। ये 40 है तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा, ये हमने अभी बता दिया। अब आप देखो कि मुझे ये वाला एंगल पता करना है, और ये पूरा एंगल जो होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जब ये पूरा 90 है तो 90 में से आप 40 माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो हम लिखेंगे एंगल OAY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये कौन सा थ्योरम है? टेंजेंट। इसको आप टेंजेंट थ्योरम बोलो, या आप इसको पूरा वो डिस्क्राइब करो कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। OAY
इज 90 डिग्री। नेक्स्ट मुझे ये फाइंड करना है BAY, वही फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगी एंगल BAY इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री एंड दैट इज 50 डिग्री। ये 50 मिल गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ये, तो ये तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको ये ट्राइंगल में 2 एंगल पता है। तो ये कैसे फाइंड होगा, 40 प्लस 40 80 को 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और उसको भी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है एंगल AOB, तो आप लिखो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री एंड माइनस 40 डिग्री, तो 180 माइनस 80 और ये आ गया 100। तो एंगल AOB इज 100। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन का एक सेट तो हो गया है आज एंड, और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।